क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना बच्चों एक बार। श्वेता, अर्पिता, एनीवन? यस, चलो स्टार्ट करेंगे अपन। देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में? अपन पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में, कंपनी के आवरण का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहता है कि भाई कंपनी और सदस्यों के बीच में क्या होता है, एक काल्पनिक पर्दा होता है, जिसकी वजह से कंपनी के गलत कार्यों के लिए उसके सदस्य जिम्मेदार नहीं होते। उन्हें क्या मिलता है, कॉर्पोरेट इंसुलेशन। पढ़ा था ना अपन ने। फिर हमने केस पढ़ा था कौन सा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। परंतु यदि कंपनी बनाई गई है किसके इरादे से, गलत इरादे से, कपट के इरादे से, अवैधानिक कार्य करने के लिए कंपनी बनाई गई है, कर की चोरी के लिए कंपनी बनाई गई है, तो कंपनी को न्यायालय द्वारा बेनकाब किया जा सकता है। इसका पहला पॉइंट हम अपवाद का ले चुके थे, कंपनी के चरित्र का निर्धारण करना कि कंपनी आपकी क्या है, दोस्त कंपनी है या दुश्मन कंपनी है। तो वैसे बात की जाए तो कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति है, तो किसी की भी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके ऊपर नियंत्रण जिन लोगों का है वो शत्रु देश के नागरिक है, तो कंपनी को शत्रु कंपनी माना जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा अब हम लेने जा रहे हैं राजस्व की सुरक्षा। राजस्व की सुरक्षा मतलब अगर आपकी कंपनी बनाई गई है किस इरादे से, टैक्स की चोरी के इरादे से बनाई गई है, आपकी कंपनी बनाई गई है कर की चोरी के लिए कि आपको शुल्क का भुगतान ना करना पड़े, इस इरादे से सिर्फ कंपनी बनाई गई है, तो न्यायालय द्वारा कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। दिनशो मैनेकजी पेटिट केस लॉ एक था, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। एक केस आया था दिनशो मैनेकजी पेटिट केस लॉ, और ये लीडिंग है, इसका नाम याद हो तो करना है। दिनशो मैनेकजी पेटिट केस लॉ में क्या हुआ था, देखो डी जो था, दिनशो को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, डी से। डी जो था वो काफी सारे कंपनियों के इसके पास अंश थे, तो इसे काफी इनकम होती थी लाभांश के रूप में और ब्याज के रूप में। डी जो था वो एक असेसी था, असेसी मतलब करदाता, इसके पास बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स थे, तो इसे काफी इनकम होती थी। किसके रूप में होती थी, आय होती थी, ब्याज के रूप में और लाभांश के रूप में। और जो उस समय लॉ चल रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, इसको जो है ना ब्याज और लाभांश पर टैक्स देना पड़ता। कंपनी के एंड में टैक्सेबल नहीं था, इंडिविजुअल के एंड में टैक्सेबल था। तो इसने क्या किया, इसने तरीका निकाला, इसने बोला कि इस पे टैक्स देना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करता हूँ 3 कंपनियां बना देता हूँ। तो इसने 3 प्राइवेट कंपनियां बना दी। सपोज करो कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3। क्या दिखाता था कि ये ब्याज और लाभांश की जो इनकम हुई ना, वो मैंने इन कंपनियों को ट्रांसफर कर दी। ये इनकम किसको ट्रांसफर कर दी, इसने दिखाया मैंने इन 3 कंपनियों को ट्रांसफर कर दी। अब अगर करेगा तो बदले में कुछ मिलना भी तो चाहिए ना, भाई कंपनी अलग है तुम अलग हो, तो ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर नहीं करोगे। तो इसने क्या दिखाया,
इन कंपनियों ने बदले में मुझे क्या दिए हैं? इन कंपनियों ने मुझे बदले में दिए हैं अपने शेयर्स। ऐसे ट्रांजैक्शन दिखा दिया। इस तरीके से इसकी ब्याज और लाभांश की जो आय थी वो कहाँ पहुंच गई? कंपनियों में पहुंच गई। बाद में ये कंपनियां शो करती थी, क्या शो करती थी? ये तीनों कंपनियां शो करती थी कि हमने लोन दिया है डी को, ऋण दिया है, और डी का पैसा दोबारा से डी के पास पहुंच गया। डी का पैसा दोबारा से डी के पास पहुंच गया। ये पूरी साइकिल की गई थी सिर्फ और सिर्फ किस लिए? टैक्स बचाने के लिए। न्यायालय ने क्या बोला? तुम और तुम्हारी कंपनियां एक ही हैं, एक ही वैधानिक इकाई मानी जाएंगी। इस तरीके से तुम राजस्व के भुगतान से बच नहीं सकते। टैक्स का पेमेंट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इन तीनों कंपनियों का खुद का कोई व्यवसाय नहीं था। ये जो तीन कंपनियां इन्होंने बनाई थी ना, उसका खुद का कोई व्यवसाय नहीं था। खुद की कोई असेट्स वगैरह, संपत्ति वगैरह भी नहीं थी। इनको बनाने का इरादा सिर्फ और सिर्फ क्या था? टैक्स की चोरी करना। क्या बोला गया? राजस्व की सुरक्षा के लिए कंपनी को बेनकाब कर दिया गया। न्यायालय ने क्या किया? कंपनी को बेनकाब किया, असलियत में जाके देखा और बोला तुम और तुम्हारी कंपनियां एक ही वैधानिक इकाई है, टैक्स का पेमेंट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये पूरी थी केस स्टडी दिनचो वाली। समझ आई सबको कि नहीं आई? बताओ बेटा, ये समझ आ गया? तो अब इसी चीज को एक बार यहां से देख लो। क्या तोड़ने की बात चल रही है? राजस्व की सुरक्षा करके सुरक्षा के लिए। अब इसमें देखो, यदि कंपनी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि राजस्व करों के भुगतान से बचा जा सके, तो कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है। केस का नाम क्या है? दिनशो मैनेक्जी पेटिट केस। डी कई कंपनियों का अंशधारी था। उसे लाभांश व ब्याज के रूप में काफी आय प्राप्त होती थी। राजस्व के भुगतान से बचने के लिए उसने 4 कंपनियां बनाई। कहीं कहीं पे बुक्स में 4 मिलता है, कहीं क्वेश्चन में 3 आता है। कंपनियां बनाई और खुद का कोई व्यवसाय नहीं था। डी इन कंपनियों में लाभांश व ब्याज की राशि अंतरित कर देता था। न्यायालय ने कंपनी को बेनकाब किया और कहा कि पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आप बच नहीं सकते। समझ आ गई बात? तीसरा आ रहा है वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए। अगर कंपनी का निर्माण इस वजह से किया गया है कि कल्याणकारी कानूनों से, श्रम कानूनों से बचा जा सके। आपने कंपनी का निर्माण किया है कि आपको वर्कर्स को बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह का भुगतान ना करना पड़े, तो न्यायालय चाहे तो कंपनी को बेनकाब कर सकता है। एक केस स्टडी इसमें भी आएगी आपकी। सारे पॉइंट्स में केस स्टडी है, इसमें एक एक आएगी। एक कंपनी थी जिसका नाम है ARIL, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ही कर्मचारियों ने इस कंपनी के ऊपर केस किया था। तो केस का नाम क्या था? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ARIL बनाम ARIL। इस कंपनी के ही कर्मचारियों ने इस कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ARIL अगेंस्ट ARIL। हुआ क्या था? भावनगर की कंपनी थी ये तुम्हारी। हुआ क्या इसमें? एक कंपनी है, सपोज करो A लिमिटेड। इसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई। क्या बनाई? B लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी करती क्या थी? तो जो इसके इन्वेस्टमेंट होते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ट्रांसफर कर देती थी। किसको? अपनी सब्सिडरी B लिमिटेड को। जिससे क्या हो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाए? A लिमिटेड का रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो इसे वर्कर्स को बोनस वगैरह का भुगतान कम करना पड़ेगा। इस तरीके से कंपनी क्या कर रही थी कि बोनस के भुगतान से बच रही थी।
कंपनी के कर्मचारियों ने ही कंपनी के खिलाफ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया कि कंपनी इस तरीके से श्रम कानूनों की अवहेलना कर रही है। न्यायालय ने क्या कहा, तुम और तुम्हारी सब्सिडरी एक ही है, एक ही वैधानिक इकाई है, इस तरीके से तुम श्रम कानूनों से बच नहीं सकते, वर्कर्स को तुम्हें बोनस वगैरह का भुगतान करना ही पड़ेगा। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ARIL अगेंस्ट ARIL। वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए यदि कंपनी का निर्माण कल्याणकारी कानूनों से बचने के लिए किया गया है, कल्याणकारी कानून मतलब श्रम कानून, लेबर लॉस, इनसे बचने के लिए आपने कंपनी बनाई है, जिसे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान ना करना पड़े, न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी बनाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी ने एक सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी बनाई जिसमें वह अपना लाभ अंतरित कर देती थी, जिससे उसे कर्मचारियों को बोनस, PF, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान ना करना पड़े। उस सहायक कंपनी का खुद का कोई व्यवसाय नहीं था और खुद की कोई एसेट्स भी नहीं थी। कंपनी को क्या कर दिया गया, बेनकाब, और कहा गया कि आपको श्रम कल्याणकारी प्रावधानों का पालन करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आप बच नहीं सकते। नेक्स्ट लेने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4, यदि सहायक कंपनी का निर्माण एजेंसी के रूप में किया गया हो, यदि सहायक कंपनी का निर्माण एजेंसी के रूप में किया गया हो तो न्यायालय इसे बेनकाब कर सकती है। एक केस लेने जा रहे हैं इसके अंदर भी, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, एक केस लॉ आया था। इस केस में क्या हुआ था वो सुनो। एक कंपनी है, सपोज करो M कंपनी, ठीक है, इसने अपनी एक सब्सिडरी यानी कि सहायक कंपनी बनाई, तो सहायक कंपनी का नाम है सपोज करो N कंपनी। M कंपनी जो थी वो अयोग्य थी और इस वजह से वो अपने नाम से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दे सकती थी। नाम से ही पता चल रहा है कैसी कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसे अपने व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था। खुद तो अयोग्य थी तो इसने क्या किया, एक सहायक कंपनी बनाई। इस सहायक कंपनी को इसने अपने सारे व्हीकल्स ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और सहायक कंपनी का खुद का कोई व्यवसाय भी नहीं था, खुद की कोई एसेट्स भी नहीं थी। और इसने क्या किया, खुद तो अयोग्य थी ना, ये खुद तो अपने नाम से आवेदन लगा नहीं सकती थी, तो अब इसने लाइसेंस की एप्लीकेशन दे दी। किसके नाम से, सब्सिडरी के नाम से। सहायक कंपनी के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर दिया। ये आवेदन क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, रिजेक्टेड। क्या कहा गया, जो काम तुम नहीं कर सकते तुम्हारी एजेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ सब्सिडरी कंपनी क्या है, एजेंट के रूप में काम कर रही है। जो काम प्रधान नहीं कर सकता वो उसका एजेंट भी नहीं कर सकता। जब ये अयोग्य है, ये नहीं कर सकती ये काम, तो सेम काम इसकी सहायक कंपनी भी नहीं कर पाएगी। समझ आई बात की नहीं है, बताओ बेटा। तो यही बार क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में, एजेंट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नकार दिया जाता है। ये बोला जाता है तुम और तुम्हारी सहायक कंपनी एक ही है, तो जो पनिशमेंट तुम्हें मिलना चाहिए अब किसको मिलेगा, सहायक कंपनी। समझ आ गई चीज की नहीं आई, बताओ। तो ये यहाँ पर अपन लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला केस। पढ़ो इसमें। इस मामले में न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। एक लाइन लिखो इससे पहले, यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए एक लाइन ऐड करो।
ये वाला टॉपिक इससे कर लो, मैटर यही है सेम, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज स्टफ मिलेगी तुम्हें और कुछ नहीं है। एक लाइन लिख लो तुम, इसके आगे ऐड कर लेना, याद कर लेना कि एमसीसी वाला जो बुक है ना उसमें 4th पॉइंट के आगे एक लाइन लिखनी है। इसको पढ़ने के बाद तुम्हारी इच्छा हो तो तुम चाहो तो नए वाली से पढ़ लेना, याद तुम ये करके जाना, तुम्हें यही याद हो पाएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने का आ सकता है? 7 का भी आ गया ना तो ये मानो 2 नंबर का तो हो गया कि कंपनी के पर्दे का कॉर्पोरेट ओट का सिद्धांत बताइए। 2 नंबर का तो वो हो गया जिसमें आप उसके बारे में बताओगे, सोलोमन के केस के बारे में बताओगे। 5 नंबर के 5 अपवाद, एक नंबर का ही तो अपवाद हुआ जिसके अंदर हेडिंग भी है आपकी, केस का नाम भी है और 2-3 लाइन में मैटर देना है। ठीक है, इतना कर लोगे। हर एक पॉइंट में जो केस है उसका नाम याद रखना, नाम लिखना। हाँ, ये जितना यहाँ मैटर दिया इतने तक करके चले जाना। 1 नंबर का मैटर में इतना बहुत होता है। 4th वाला जो पॉइंट है ना, 4th वाले पॉइंट में लिखो एक बार, 2 लाइनें लिखवा रही हूँ इसके लिए, 4th पॉइंट के लिए। यदि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की एजेंट या ट्रस्टी के रूप में बनाई जाती है, एजेंट या ट्रस्टी के रूप में बनाई जाती है, तो न्यायालय उसके पृथक वैधानिक अस्तित्व को नकार सकता है। और कंपनी को बेनकाब कर सकता है। नकार सकता है और कंपनी को बेनकाब कर सकता है। फिर ये केस हो गया तुम्हारा जो हमने पढ़ा था, एक बार पढ़ के देखो। एक यातायात कंपनी को अपने वाहनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहती थी, परंतु स्वयं के नाम से आवेदन नहीं दे सकती थी। इस कंपनी ने एक सहायक कंपनी बनाई और लाइसेंस के लिए आवेदन किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सूत्रधारी और सहायक कंपनी दोनों एक ही हैं और आवेदन को रद्द कर दिया गया। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा, ये हो गया तुम्हारा चौथा अपवाद। अब आखिरी आ रहा है, कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए कंपनी बनाई गई। दोनों एक ही हैं, जो काम प्रधान नहीं कर सकता उसका एजेंट भी नहीं कर सकता। वो तो केस गया है ना यहाँ पर, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया, अब ये पहुंच गई कोर्ट में। कोर्ट ने डिसीजन किसके फेवर में दिया? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगर कंपनी तुम्हारी कपट अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए देखो एक्चुअली अगर आपकी कंपनी बनाई गई है लेनदारों को धोखा देने के इरादे से, अगर आपकी कंपनी बनाई गई है अवैध कारणों से, अगर आपकी कंपनी बनाई गई है कपट में इरादे से, और अगर आपकी कंपनी बनाई गई है गलत आचरण के लिए, तो न्यायालय चाहे तो आपकी कंपनी को बेनकाब कर सकता है इस वाले पॉइंट में, कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक केस स्टडी करेंगे। गिलफर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्न, इस पे केस स्टडी डाली है आरटीपी में। इस बार आरटीपी में डाली है, एमटीपी में डाली है। एक केस स्टडी आई है इसकी अपने गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न पे। मैटर अपनी बुक में नहीं दिया हुआ आईसीआई में, पर इस पे केस स्टडी इन्होंने डाल दी, तो मैं इसका मैटर समझा देती हूँ कि इसमें हुआ क्या। एमसीसी बुकलेट में तो मैं इसका मैटर डाल भी चुकी पहले ही। गिलफर्ड मोटर कंपनी अगेंस्ट हॉर्न में क्या हुआ था, ये जो कंपनी है इसका एक कर्मचारी था हॉर्न जो था वो इस कंपनी का क्या था, कर्मचारी था, और इसके सर्विस एग्रीमेंट में, सेवा के अनुबंध में प्रतिबंध लगा हुआ था कि हमारी कंपनी छोड़ने के बाद आप हमारी कंपनी के ग्राहकों को तोड़ोगे नहीं। आपने पढ़ा था ना अनुबंध अधिनियम में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो सेवा के अनुबंध में प्रतिबंध लगा हुआ था, कंपनी छोड़ने के बाद में हमारे कस्टमर्स को तोड़ोगे नहीं।
एच ने क्या किया, जो कंपनी थी वो छोड़ दी, खुद की एक नई कंपनी बना ली, सपोज करो एच एंड कंपनी। इस कंपनी के थ्रू इसने पुरानी वाली कंपनी के ग्राहकों को तोड़ना शुरू किया। अब गिलफर्ड मोटर कंपनी ने आपत्ति उठाई कि भाई तुम्हारे सेवा के अनुबंध में प्रतिबंध लगा हुआ है कि तुम हमारे ग्राहकों को तोड़ नहीं सकते। अब एच भी बड़ा शातिर, कहता क्या है कि भाई मैं थोड़ी ना तुम्हारे कस्टमर को तोड़ रहा हूं, कौन तोड़ रहा है, कंपनी, और मैं अलग हूं और कंपनी अलग है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। ठीक है, मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एच ने किसके इरादे से बनाई है, कपट के इरादे से, लेनदारों को धोखा देने के इरादे से, वैधानिक औपचारिकताओं को बचने के लिए इसने कंपनी बनाई है। तो क्या बोला गया, तुम और तुम्हारी कंपनी एक ही है, जो काम तुम नहीं कर सकते तुम्हारी कंपनी भी नहीं कर सकती। तुम पे प्रतिबंध है, तुम इसके ग्राहकों को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारी कंपनी भी इसके ग्राहकों को नहीं तोड़ेगी। ये केस था तुम्हारा गिलफर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्न। देखो इसका मैटर आई थिंक मैंने यहाँ लिखवाया तो है। हाँ, और वो एक रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, वो तो सही बात है, हमेशा के लिए नहीं लगा सकते, पर जो उसमें समय सीमा दी हुई है उसके अंदर तो आप उस निषेधाज्ञा ले ही सकते हो ना, कोर्ट की रोका जा सकता है। पढ़ के देखो क्या लिखा है। यदि न्यायालय को इस बात का संदेह हो कि कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अनुचित आचरण के लिए किया गया है, न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। कंपनी का नाम क्या है, इसका केस का नाम गिलफर्ड मोटर लिमिटेड अगेंस्ट हॉर्न। एच इस कंपनी का कर्मचारी था, इस पर प्रतिबंध था, कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी के ग्राहकों को नहीं तोड़ेगा। एच ने कंपनी के ग्राहकों को तोड़ने के लिए एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी की खुद की कोई असेट्स नहीं थी, खुद का कोई व्यवसाय नहीं था। न्यायालय ने कहा कि एच और उसकी कंपनी एक ही है, जो काम एच प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता। जो एच नहीं कर सकता वो उसकी कंपनी भी नहीं कर सकती। अब सुनो पूरा क्वेश्चन। भाई इस यूनिट में तुमने अभी तक क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा कि भाई कंपनी अधिनियम कौन कौन सी कंपनियों पे लगेगा, पहली चीज। फिर मैंने तुम्हें कराई इसकी विशेषताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कंपनी के आवरण का सिद्धांत, कॉर्पोरेट ओथ का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा अगर 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, 7 मार्क्स आ गया तो जैसे मैंने बोला 2 मार्क्स का तो आपका मेन नियम हो गया और 5 मार्क्स के हो गए तुम्हारे अपवाद, एक एक नंबर का अपवाद हो गया। तो यहाँ मैंने आपको रेडी मैटर दे दिया, इसका पूरा आंसर सॉल्व ही दे दिया। केस स्टडी आती है तो किस पे आती है, एक तो आई हुई है राजस्व की सुरक्षा के लिए, दिनशो मैनेकजी पैटिट वाले पे आई हुई है केस स्टडी, 2 या 3 बार एग्जाम में आई हुई है। अपनी एमसीसी बुकलेट में क्वेश्चन भी डाला हुआ है, अपन करेंगे। ठीक है, और एक अभी अभी इन्होंने केस स्टडी डाली है किसके ऊपर, ये गिलफर्ड मोटर वाले पे, आरटीपी में, एमटीपी में डाली है शायद ये वाली तो, और ये वाली डाल दी है आरटीपी में, मर्केंडाइज ट्रांसफर। मतलब अभी 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई। 3 कौन सी हो गई, एक तो राजस्व की सुरक्षा वाली और एक ये वाली आ गई एजेंसी या ट्रस्टी वाली, जिसके लिए अभी मैंने आपको 2 लाइनें इसलिए लिखवाई भी हैं। और लास्ट में कौन सी आ गई, ये कपट अनुचित आचरण वाली। तो यहाँ केस जो है एक एक हर पॉइंट में इनको याद करना नाम से, केस स्टडी में आने के चांसेस हैं। जब 3 इन्होंने डाल दी तो हमें 5 के ही करके जाने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। थ्योरी आए तो आपको पता है कैसे देना है, और प्रैक्टिकल केस स्टडी आए वो मैं आपको बताऊंगी। टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपनियों का वर्गीकरण, कि कंपनी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे दायित्व के आधार पर। यहाँ से मैटर अपन लेना शुरू कर देते हैं अपनी दोबारा न्यू वाली बुक से। पहले एक बार समझ लेते हैं कंपनी जो है ना, दायित्व के आधार पर कंपनियां तुम्हारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और
असीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, उसकी धारा है 221। अंशों द्वारा सीमित है 222। असीमित की है 292। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या आता है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आया है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के बारे में बताए, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, वो बताइए। तो पूरा क्वेश्चन कितना, 7 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो पहले तो हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे आंसर करोगे। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो इसके बारे में लिखो, पहले परिभाषा लिखवाती हूँ इसकी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, धारा 221। दोनों की परिभाषाएं लिखवा देती हूँ, फिर अंतर समझाती हूँ। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी परिभाषा, धारा नंबर है तुम्हारी 221। ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा उस राशि तक सीमित होते हैं जो वह समापन के समय कंपनी को अंशदान करने की गारंटी देते हैं। समापन के समय कंपनी को अंशदान देने की गारंटी देते हैं। समापन के समय कंपनी अंश को अंशदान देने की गारंटी देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वो कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व सीमित होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, पार्षद सीमा नियम में। किस राशि तक सीमित होंगे, जो कहते हैं कि कल को ये अगर कंपनी समापन पे चली गई तो मैं गारंटी देता हूं कि इतने रुपए का अंशदान मैं कर दूंगा। तो ये गारंटी की राशि तक इनके दायित्व सीमित होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाएगा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। दूसरा लिखो धारा 222, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, ऐसी कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी, धारा है तुम्हारी 222। ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा अंशों पर अदत्त राशि तक, आपकी बुक वाला बोलेगा अवैतनिक राशि तक, है ना, अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित होते हैं। अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित होते हैं, अनपेड अमाउंट तक। वो कंपनी कैसी हो गई तुम्हारी, अंशों द्वारा, हाँ, बकाया राशि, अवैतनिक राशि, अदत्त राशि, है ना, इनमें ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। अब यहाँ पर देखो हम बात करेंगे अंतर के बारे में। अच्छा, पहली चीज, अगर मैं अंतर में बोलूं, आपकी कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, सदस्यों के दायित्व कहां तक सीमित होंगे, दायित्व होंगे तुम्हारे सीमित कहां तक, गारंटी की राशि।
ठीक है। अगर अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, दायित्व कहां तक सीमित होंगे? अंशों पर अदत्त राशि तक। गारंटी द्वारा कंपनी पैसा अपने शेयर होल्डर से कब मंगवा सकती है? सिर्फ और सिर्फ समापन के समय। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, ये 1 रुपया भी अपने सदस्यों से नहीं मंगा सकती। तो लिखना राशि की मांग कब की जा सकती है? समापन के समय। अगर यही तुम्हारी अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती तो आप राशि की मांग कभी भी कर सकते हो, मतलब चाहे तो कंपनी के जीवन काल में और चाहे तो समापन के समय। ये समझ में आया कि नहीं है बताओ? पैसा मांगना चाहती है कंपनी, कब मांग सकती है? कभी भी मांग सकती है अगर अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो। अगर आपकी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और इसको क्या चाहिए? प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल, प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी अंशों वाली कंपनी है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, तो यहां पर कहां से अरेंज हो जाएगी? ये तो अरेंज कर लेगी अपने सदस्यों से। भाई प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी चाहिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो वो किससे करेगी? सदस्यों से अरेंज कर लेगी। बट अगर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो इसको या तो प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता ही नहीं होती या फिर ये अन्य स्रोतों से अरेंज करेगी, जैसे फीस, चार्जेस, डोनेशन, एंडाउमेंट। इन स्रोतों से अरेंज करेगी, ये मेंबर से अरेंज नहीं करती। क्या लिखेंगे भाई? अगर प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी चाहिए तो ये कैसे अरेंज करेगी? फीस के रूप में, शुल्क, चार्जेस, इंग्लिश ही लिख देती हूँ देखो, फीस, चार्जेस, डोनेशन, एंडाउमेंट, प्रभार वगैरह के रूप में, ट्रस्ट के रूप में। ये कंपनियां यूजुअली गारंटी कंपनी होती है ना बेटा, ये यूजुअली बनाई जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे एक एग्जांपल दूं ना तुम्हें, भारत एग प्रोड्यूसर एसोसिएशन। आप नाम से देखो तो ना तो इसके पीछे लिमिटेड आ रहा है ना ही प्राइवेट लिमिटेड, तो नॉट फॉर प्रॉफिट है। ज्यादातर आपकी जो क्लब के रूप में बनाई जाती है ये वाली कंपनियां, गारंटी वाली कंपनियां यूजुअली कौन सी होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो आप यहाँ पे देखो, डोनेशन के रूप में पैसा आ रहा है, फीस के रूप में आ रहा है। जैसे क्लब होता है ना, क्लब में पैसा कैसे आता है? मेंबरशिप फीस के रूप में आता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मनी। चार्जेस के रूप में, डोनेशन के रूप में, ट्रस्ट के रूप में पैसा आ रहा है। जबकि यहां पर कैसे आता है? सदस्यों से आता है। समझ आई चीज की नहीं है बता बेटा? तो ये बेसिकली 3 डिफरेंस यहां पर डील करेगा। होने को तो और भी डिफरेंस है, आपकी बुक में ये 3 आएंगे, आपकी बुक वाला डिस्क्राइब करेगा ये 3। होने को तो और भी हैं। देखो, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो इसमें अंश पूंजी होगी, जबकि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है और नहीं भी। इट कैन बी विद और विदाउट शेयर कैपिटल, दोनों तरीके की होती है। पर अपने कोर्स में जो है वो ये 3 दिए हुए हैं, बेसिकली इन 3 के बारे में ये चर्चा करेगा। अंतर की बात हमने की, अब आएंगी क्या? अभी एक बार इसको मैं पेंडिंग में डाल रही हूँ, असीमित बाद में लेंगे। ट्रस्ट, ट्रस्ट की फॉर्म में पैसा आता है, ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, मतलब वो भी तो ऐसा ही होता है ना, जैसे मंदिर चलते हैं तुम्हारे, ज्यादातर ट्रस्ट पे ही तो चलते हैं। एक बंदे ने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, इसका जो बेनिफिट अगर मिलता रहेगा वो अल्टीमेटली इसको देते रहना, ट्रस्ट की फॉर्म में। मूवी भी आई थी ना अपनी, KGF मूवी आई थी, तो उसमें भी आया था ना ट्रस्ट वर्ड, सुना था? ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट से ही पैसे मिलते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को भी, याद आया था वर्ड? तो ट्रस्ट वगैरह वर्ड वहां भी यूज हुआ है। एंडाउमेंट होता है ये, ज्यादातर फंडिंग होती है ना इनडायरेक्टली, वो ऐसे कराई जाती है, पैसा रूट कराने के लिए तरीका है।
वो परेशान कर रहे हो और तुम परेशान हो रहे हो, है ना। यही समझ में आ गया क्या अंतर? अब देखो क्या लेंगे, समानता है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है। डिफरेंसेस बताइए, सिमिलैरिटीज बताइए। तो अब दो समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं? देखो, पहला, दोनों ही कंपनियों का पृथक वैधानिक अस्तित्व है। अब हम सिमिलैरिटीज ले रहे हैं, अभी हमने 3 अंतर लिए थे ना, अब हम इनकी समानताएं देख रहे हैं। दोनों ही कंपनी का क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, और दोनों में ही सदस्यों के दायित्व कैसे हैं? सीमित है। और दायित्व सीमित है, ये कहाँ लिखा हुआ होता है? पार्षद सीमा नियम में, एमओए में लिखा हुआ होता है। हाँ, एमओए एओए बोलते हैं ना शॉर्ट में। एमओए मतलब पार्षद सीमा नियम, और वो हो गया अंतर नियम एओए। तो कहाँ लिखा हुआ होता है? सीमा नियम के अंदर एक क्लॉज होता है दायित्व खंड, उसके अंदर दिया हो जाता है कि सदस्यों के दायित्व कैसे है। तो ये दो समानताएं आएंगी। समानताएं ये 2 बताएगा, अंतर ये 3 बताएगा। परिभाषा मैंने तुम्हें लिखवाई है, और अभी मैं इससे करवा भी दूंगी तुम्हें ICI से। एक केस और आएगा इसमें, एक केस और कराऊंगी। केस का मैटर चाहे तुम मत देना, लेकिन तुम नाम जरूर दे के आना, ठीक है? तो आई थिंक लिख लिया क्या तुमने, ये बताओ मुझे। दायित्व सीमित, सीमा नियम, धारा इसकी 292 असीमित वाले की। चलो अब हम आगे लेने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर हम एक केस का मैटर ले रहे हैं। केस का नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल। नरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। इस केस लॉ के अंदर गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बीच में 2 अंतर बताए गए थे, ठीक है? पहला अंतर, अंशों के अंतरण को पंजीकृत करने से मना करने के कारण दोनों कंपनियों में अलग अलग होते हैं। बातें नहीं क्लास, मतलब मैम लिखना शुरू करेगी तब हम बातें करेंगे, फिर है ना ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर मैम 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? अंशों के अंतरण को पंजीकृत करने से मना करने के कारण दोनों कंपनियों में अलग अलग होते हैं। और दूसरा, गारंटी कंपनी के सदस्यों को, गारंटी कंपनी के सदस्यों को पूर्वाधिकार मिलते हैं। जो सामान्य कंपनी के अंशधारियों को नहीं मिलते। अंशों की अंतरण को पंजीकृत करने से मना करने के कारण इन दोनों कंपनियों में अलग अलग होते हैं। गारंटी कंपनी के सदस्यों को पूर्वाधिकार मिलते हैं जो सामान्य कंपनी के अंशधारियों को नहीं मिलते। क्या चीज है, कुछ समझ आई? दोबारा देखो एक बार। गारंटी कंपनी में पैसा आया डोनेशन के रूप में,
जो बंदा दान दे रहा है आपकी कंपनी को, उसको कुछ स्पेशल राइट्स दोगे कि नहीं दोगे? तो ये पूर्वाधिकार मिलते हैं किसको? गारंटी कंपनी के सदस्यों को। भाई रिबन कटवाना है, प्रायोरिटी देनी है, तो उन्हीं को आगे लाओगे ना जिन्होंने पैसा दिया, चैरिटी दी है। जबकि सामान्य कंपनी के अंशधारियों को यह अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस। दूसरा, अंशों को अंतरण करने को पंजीकृत करने से मना करने के कारण इन दोनों कंपनियों में अलग अलग है। कैसे? अगर आपकी कंपनी अंशों द्वारा सीमित है और अंशों के अंतरण को पंजीकृत करने से मना कर रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? आपके शेयर्स पार्टली पेड अप है और आप क्या कर रहे हो? उसे अंतरित करने की कोशिश कर रहे हो। कंपनी कहती है कि पहले तो अनपेड अमाउंट दो, कॉल मनी तुमने पे नहीं किया तो हम आगे ट्रांसफर नहीं करने देंगे। बेसिक रीजन यही होता है। जबकि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और अंतरण करने से, रजिस्टर करने से मना कर रही है। इसका मतलब क्या है? आप एक क्लब की मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहे हो और वहां पर आपको मेंबरशिप मिल नहीं पा रही है, तो हो सकता है कि जिसने बड़ा अमाउंट लगा रखा है वो पर्सन नहीं चाहता कि आप एज अ मेंबर एंटर करो। अन्य कारण होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो वहां पे मना करने के कारण अलग होंगे। अब गारंटी में कंपनी में पैसा आया डोनेशन के रूप में, तो इनके सदस्यों को क्या मिलेंगे? पूर्वाधिकार, जो कि एक नॉर्मल कंपनी के अंशधारियों को नहीं मिलते। ये पूरा टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिया। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दिया कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के बारे में बताएं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बीच में समानताएं और असमानताओं के बारे में बताएं। अब मैं पूरा करा दूं ऐसे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस टॉपिक को अपन अब न्यू बुक की लैंग्वेज हमारा साथ दे दे बस। अरे मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, बुक हो जाए, नहीं करने दे रहा। अधिनियम के तहत कंपनियों के वर्गीकरण आया। देनदारी के आधार पर, मतलब दायित्वों के आधार पर। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो हमने बोला। एक आएगी तुम्हारी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा देखो एक बार। पार्षद सीमा नियम को नई वाली बुक में वर्ड दिया है ज्ञापन। पार्षद सीमा नियम एमओए है ना, उसको ये क्या बोलेगा? ज्ञापन। आगे देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 धारा नंबर 221 इस कंपनी के रूप में परिभाषित करती है जिसके सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा सीमित होती है। जैसा कि सदस्य क्रमशः ज्ञापन द्वारा कंपनी के बंद होने यानी समापन की स्थिति में संपत्ति में योगदान करने के लिए वचनबद्ध हो सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हो तो ये 2 लाइनें याद करो, इसके नंबर आएंगे कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, भाई ये हो सकती है तो ये करो, ये नहीं हो तो मेरे वाली कर लो। सही वो भी है, लेकिन ये ऐसे की लैंग्वेज है, बस इतना अंतर है। समझ आ रही है चीज? भाई इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी मुझे ये लैंग्वेज कि तुम ना कर सको, ये इजी है, इसलिए मैंने बोला कि कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आएगा तुम्हारा? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अब न्यू वाली बुक का आइडिया नहीं होता ना इसने लैंग्वेज कैसी डाली है, तो एक बार मैंने इजी लिखवा दी तुम्हें। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, धारा नंबर 222, जब किसी कंपनी के सदस्यों की देयता उसके द्वारा शेयरों पर अवैतनिक राशि तक सीमित हो, इसे शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक वर्ड ट्रांसलेशन में छोड़ दिया ज्ञापन, जबकि वो आना चाहिए। सीमा नियम में अंदर लिखा हुआ होता है कि दायित्व कैसे हैं? अवैतनिक राशि तक सीमित रहेंगे, अदत्त राशि तक सीमित रहेंगे। परिभाषा समझ में आ गई? तुम्हें एक क्या करना है? परिभाषा करनी है एक तो। फिर क्या करोगे? देखो परिभाषा के बाद में आम सुविधाएं, मतलब क्या है इसका? कॉमन सिमिलैरिटीज, कॉमन फैसिलिटीज वर्ड यूज किया होगा, तो इसने क्या किया? उसको ट्रांसलेट कर दिया। कहना चाहते हैं समानताएं। क्या क्या समानताएं हैं वो देखो। दोनों ही कंपनियों का कानूनी व्यक्तित्व है पॉइंट नंबर, और दोनों में ही सीमित देयता है, लिमिटेड लायबिलिटी। सदस्यों की देनदारी उन शेयर पर बकाया राशि तक होती है और दूसरे में कहां तक होती है? गारंटी की राशि तक होती है, और दोनों को ही अपने ज्ञापन में यह बताना पड़ता है कि सदस्यों की देयता सीमित है। ये हो गई समानताएं। 2 समानताएं हैं, दोनों का ही क्या है? कानूनी अस्तित्व है, कानूनी व्यक्तित्व है, और दोनों में ही क्या है?
सीमित दायित्व है। ठीक है, ये समझ में आया। अब अंतर की बात आई, इनके बीच में क्या अंतर है। पूर्व मामले में सदस्यों के केवल सब, अब ये तुम पूर्व और पश्चात में मत जाना, तुम सीधे नाम लिख देना। जैसे अब ये पूर्व किसको बोलेगा, जो धारा पहले आती है। धारा आती है 221 यानी गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी पूर्व जहां शब्द हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी में सदस्यों को केवल समापन के शुरू होने के बाद ही कुछ शर्तों के अधीन ही दायित्वों को निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन बाद वाले मामले में कौन हुआ, धारा 222 किसकी, अंशों द्वारा सीमित। यहां पर कभी भी कह सकते हो, चाहे तो जीवन काल के दौरान हो या फिर चाहे तो समापन के दौरान, कभी भी कहा जा सकता है। ये आ गई बात। दायित्व कहां तक सीमित है, ये हमने पहले ही ले लिया। वहां होगी अवैतनिक राशि तक, अंशों द्वारा सीमित में। गारंटी में कहां तक होगी, गारंटी की राशि तक। फिर आएगा, देखो गारंटी कंपनी की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह अपने सदस्यों से प्रारंभिक कार्यशील निधियां, वही हो गई इनिशियल वर्किंग कैपिटल, प्रारंभिक क्रियाशील पूंजी नहीं कर सकती। ऐसी कंपनियां केवल तभी उपयोगी हैं जब इन्हें या तो कार्यशील निधि की आवश्यकता ही नहीं है या इन्हें अन्य स्रोतों से, जैसे कि बंदोबस्ती, शुल्क, दान आदि से जा सकता है रखा। आप चाहो तो इंग्लिश वर्ड यूज कर देना, फीस, चार्जेस, डोनेशन, एंडाउमेंट। फीस, चार्जेस, डोनेशन, एंडाउमेंट। इस बेचारे को भी नहीं आई ट्रांसलेशन, दो बार तो इसने शुल्क लिखा। डोनेशन का तो इसने दान कर दिया, एंडाउमेंट का बंदोबस्त किया है। ट्रस्ट बोलते हैं ना यूजुअली, वो होता है। चार्ज और दोनों को एक ही कर दिया, फीस को भी शुल्क कर दिया और चार्जेस को भी शुल्क कर दिया। प्रभार लिख सकते थे, प्रॉपर वर्ड वैसे क्या है, प्रभार। तो इन रूप से अरेंज किया जा सकता है। फिर आया नरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू। तो इसका डिसीजन मैंने तुम्हें लिखवाया है, वो ले लेना। 2 पॉइंट में लिखा था ना, वो ले लेना। अब एक चीज देखो, इसके अंदर है क्या टाइम, क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो, इसी यूनिट के एंड की तरफ। गारंटी कंपनी से क्या तात्पर्य है, गारंटी कंपनी और शेयर पूंजी वाली कंपनी के बीच समानताएं और असमानताएं बताए। कर लोगे क्या, क्वेश्चन अगर आ गया 6 to 7 मार्क्स भी आ गए तो कर सकते हो ना। तो ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया, देयता के आधार पर कंपनियां है। धारा नंबर 221, 222। इन्होंने केस का नाम नहीं दिया है, आप केस का नाम डालना। आंसर में इन्होंने देखो जो है ना, आंसर पार्ट में केस का नाम नहीं दिया है, पर आप जरूर डाल के आना, नरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू। चाहे डिसीजन मत डाल के आना, समय के हिसाब से नाम लिखाना। ये अंतर इस केस लॉ में बताया गया था। कर दोगे? 1 नंबर क्वेश्चन ये बेटा, फर्स्ट है। अच्छा ये वाला तुम्हें आ रहा है क्या, देखो एक बार, लास्ट ये वाला करके देखो एक बार। कुछ पढ़ा हुआ लग रहा हो तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्व की सुरक्षा के लिए कंपनी को बेनकाब किया जा सकता है, कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था? तो इसका एक बार आंसर पढ़ने की कोशिश करना, होमवर्क लगाओ इसे एक बार, नहीं हो तो मुझे बताना। आते ही कल अपन सबसे पहले काम इसी को करेंगे। राजस्व की सुरक्षा का केस लॉ है ये आपका, और ऐसा अपनी एमसीसी बुकलेट में भी दिया हुआ है। डिंजो मैनेजी पैटिटी पे मैंने बोला था ना केस स्टडी आती है, तो इन्होंने यहाँ पे भी दे रखा है और अपनी एमसीसी बुकलेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का, तो इसको कर लेना एक बार। मैम ज्ञापन को सीमा नियम बोल सकते हैं क्या, आईसीआई की डेफिनेशन में बोल सकते हो। ज्ञापन, सीमा नियम और एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी वर्ड डाल सकते हो बेटा इन 3 में से। पार्शियल सीमा नियम डाल दो, क्योंकि यूजुअल वर्ड हम वही बोलते आ रहे हैं। ये नई वाली बुक में ज्ञापन लिखेगा हर जगह, पर ये समझ लेना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखना पड़ेगा। एमओए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट अलाउड नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है कंपनी को, आरओसी। एमओए, एओए उसके 2 मुख्य दस्तावेज हैं। कंपनी इससे बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती, कंपनी का संविधान है एमओए।
उससे बाहर जाके नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बताओ आयुषी, अर्पिता, भावना, अंकित, कोई क्वेरी है तो बेटा बताओ। नहीं, क्वेश्चन कर लेना ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है ना। कोई क्वेरी हो तो मुझसे कल पूछ लेना।